जी हाँ, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता एक नाविक थे, उनकी माता एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना थी, इसलिए उन्हें छोटी सी उम्र में ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण के कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई में सामान्य बच्चों की तरह ही थे। नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा वो तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की एक भूख थी। वो पढ़ाई पर कई घंटे ध्यान करते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्कूल से पूरी की। उसके बाद जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद 1955 का दौर आ गया। 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा को ग्रहण किया। 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटी सी हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। DRDO में कलाम को अपने इस कार्य से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इसी दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम भाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। यह दौर था 1969 का। 1969 में उनका स्थानांतरण इसरो में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देश के तौर पे नियुक्त किए गए। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी के कक्ष में 1980 में स्थानांतरण किया गया था। इसरो के शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था, और जब उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तो उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे। 1963 और 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी उन्हें बुलाया गया। 70 और 80 का दशक आ चुका था। 70 और 80 के दशक में उनके कार्य और सफलताओं से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत में प्रसिद्ध हो चुके थे। वह देश में सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाना लगा था। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजना पर काम करने की अनुमति दे दी थी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रारंभ किया, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में किया गया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1972 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव भी थे। भारत में अपने दूसरे परमाणु परीक्षण इसी दौरान में किया गया था। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पे उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनजर रखते हुए NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें 2002 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से पराजित किया। 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर कलाम देश में ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की इच्छा भी जताई थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की राय में कमी होने के कारण उन्होंने ये विचार त्याग दिया था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं को उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बात करते थे। उनके जीवन के अंतिम दिनों के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी को पता है। लेकिन एक छोटी सी कहानी ये
हमें सिखाती है कि स्थिति और समस्या कुछ भी हो, एक पॉजिटिव वे में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे इंसानों की मृत्यु नहीं होती है, मरते वो हैं जिनके मरने के बाद उनका नाम शुमार नहीं होता है। वो हमेशा जीवित रहते हैं जो मरने के बाद भी जिन्हें लोग याद करते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, आपके जीवन में एक बड़ा चेंज लेके आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि